चलो देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया का थर्ड पार्ट है ना, विस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग लिख लो सब लोग। लिखो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसको नोट कर लो। जैसे उदाहरण लिख लो, Fi क्या है, सॉलिड है, लोहा, ठीक। CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये क्या हुआ है, देखो FiSO4 बन गया Cu। इसमें क्या हुआ है, पहले नोट कर लो, बता रहे हैं। Fi ये सॉलिड है, CuSO4 एक्वालाइट है, FiSO क्यू है, क्यू मतलब एक्वालाइट है, जली। FiSO4 एक्वालाइट, Cu कॉपर ठोस है, सॉलिड। हो गया। ध्यान से देखो, इसमें देखो आप लोग अभी पढ़ोगे, एक बताएंगे धातु वाले पार्ट में कि मतलब उसमें क्रियाशील तत्व कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद कौन क्रियाशील होता है। देखो, जिसकी वैलेंसी सबसे कम होती है, जैसे देखो इसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो Na का होता है 2, 8, 1, ठीक। तो जैसे कोई मतलब इसके सिर्फ एक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जल्दी इसको टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसे बोलते हैं ज़्यादा क्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो पोटेशियम होता है। तो ये सब जो ज़्यादा क्रियाशील वाले होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं ना। जैसे मान लो दो लोग हो, एक कम मजबूत है, एक ज़्यादा मजबूत है ना, और एक ही जगह के लिए मार हो रही है, तो कौन पाएगा, ज़्यादा वाला ना। वो तो ज़बरदस्ती मार झगड़ा करके हटा के उसके स्थान पर ले लेता है, उसको भगा देता है, बगल में उसको रहना पड़ता है। अभी जैसे मान लो स्कूल में ही है, यहाँ ब्रेंच पे ही कोचिंग में आए हो ना, दो लोग झगड़ा करोगे कि हम आगे हम ही बैठेंगे, साथ में आए हो आगे हम बैठेंगे, तो सबसे पहले आगे कौन बैठेगा, जो जबरी होगा ना। हाँ, तो वही यहाँ भी है। तो इसमें देखो क्या है, जो Cu है ना, ये जो Fi है, ये Cu से ज़्यादा मजबूत है, यानी ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसमें क्या है, ये Cu को देखो, इस वाले में यहाँ पे Fi था, CuSO4 यहाँ था, तो SO4 के साथ मान लो कोई चीज़ है ये, तो यहाँ पे इसको हटाकर खुद स्थान देखो ले लिया यहाँ पे, और Cu को कहाँ भगा दिया, बगल में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Fi Cu को विस्थापित कर दिया, तो इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। ये SO4 के साथ कौन था, Cu, ये वाला इसके स्थान पे आ गया, Cu कहाँ गया बेचारा, बगल में,
ठीक, चलो इसी में लिख लो थोड़ा सा। लोहे की कील पर भूरे रंग की, लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई। लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई। लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई, कापर की परत जम गई। CuSO4 के आगे नोट करो, CuSO4 के नीले विलयन का रंग, CuSO4 के नीले विलयन का रंग, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के, हरा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। हो गया। देखो इसी माध्यम से हम लोग जैसे कोई चीज़ किसी दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं ना, जैसे मान लो कोई लोहे की चीज़ है तो उस पर क्या करते हैं, मोर्चा लग गया है तो कोई दूसरा तांबा या दूसरा कलर चढ़ाते हैं तो इसी द्वारा चढ़ता है, उसमें रिएक्शन होता है। ठीक, रिएक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो Cu था ना, तो इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग जब इसका रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ पे Fe था, कोई मेटल है, जैसे मान लो गाड़ी है बहुत पुरानी हो जाती है तो लोग पेंटिंग कराते हैं ना, वो देखो एक ब्रश आता है बहुत तेज़ी से स्पीड से मारता है उस पर तो पेंटिंग होता चला जाता है। तो ये लोहा है, तो ये देखो CuSO4 का इक्वालाइट है, ये ठोस है, ये इक्वालाइट है, जलीय है। तो इसका दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो ये क्या होता है, जो लोहा वाला पार्ट होता है ये वाला इसके साथ मिल जाता है और Cu ऊपर आ जाता है। तो Cu मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब ये ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, इसके साथ तो ये मिल जाता है, ये वाला जली हो जाएगा, उसके बाद ये Cu क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा परत। तो इसी माध्यम से होता है। यहाँ पे ZnCuSO4 Zn सल्फेट कापर, यहाँ भी देखो जो कापर को हटा के कौन स्थान ले लिया, Zn यानी जिंक। ठीक, कापर अलग हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, द्विविस्थापन अवक्रिया। जल्दी से लिख लो, द्विविस्थापन अवक्रिया। चलो हमारा काम तो इसी में हो जाएगा। द्विविस्थापन अवक्रिया चल रहा है ना। इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक, इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक क्या लिखे हो, ऐसे लिखो, रुक जाओ। इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के, ये तार कहाँ फंस गया, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिकों के आयनों के बीच, दो यौगिकों के, जैसे मान लो दो यौगिक हैं, उनके आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इस अवक्रिया में
उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के आदान प्रदान से होता है। हो गया ना? चलो अब एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा इधर से लिख रहे हैं। Na2 Na2SO2 इक्वालाइट है। ये समझ जाया करो, AQ मतलब इक्वालाइट है, ठीक। BaCl2, उसके बाद इसका होता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये देखो क्या है, सोडियम सल्फेट है। नेम लिख दो नीचे, सोडियम Na2SO2 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ये क्या है, बेरियम सल्फेट इधर भी है। ये सोडियम सल्फेट था, ये बेरियम क्लोराइड है। लिख लिए हो क्या, ये क्लोराइड, ये है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, ठीक। ये है, जानते हो सब लोग, बोलो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे ना। रासायनिक नाम और साधारण नाम अलग अलग होता है। SO4 वहाँ पे है, यहाँ भी SO4 रहेगा ना। अब सही है, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, 2Na2Cl, यहाँ भी 2Na है, 2Cl है, BaSO4, सही है। चलो हो गया। ध्यान से देखो, Na2SO4, देखो जब भी कहीं पे SO4 लिखा रहेगा तो उसे हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट, ठीक। SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। तो सोडियम क्या है, Na से सोडियम, तो सोडियम सल्फेट, ठीक। आप इसी तरह से बना के खुद पढ़ सकते हैं। ये देखो बेरियम है, जब भी आपको Cl लिखा रहेगा तो क्लोरीन पढ़ेंगे। लास्ट में अगर किसी फार्मूला के लास्ट में Cl2 आता है तो उसे हम क्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। ये है बेरियम सल्फेट, ये तो जानते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक। सिंगल में Cl लिख दें तो उसे क्लोरीन पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में फार्मूला में आए तो उसे क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, 2 बार रिएक्शन हुआ है। देखो SO4 के साथ कौन आया यहाँ पे, ये इस Na2 को हटा के इसके स्थान पे B आ गया है ना। और यहाँ पे देखो Cl के स्थान पे Na आ गया है। तो यहाँ पे 2 बार विस्थापन हुआ है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, द्विविस्थापन अवक्रिया। वहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ एक बार विस्थापन हो रहा था, तो वहाँ होता था विस्थापन अवक्रिया। इसमें 2 बार हो रहा है, इसलिए बोलते हैं द्विविस्थापन अवक्रिया। समीकरण भी बड़ा है ना, समझ में आ गया। चलो इसमें आप लोग फार्मूला में क्या बोलोगे, इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण उनके यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है। इनमें जो यौगिक हैं, इनके आयन हैं, इसके आदान प्रदान के कारण होता है। जैसे देखो यहाँ पे इस पे डबल माइनस होता है, इस पे डबल प्लस होता है, ठीक। देखो आयन क्या होता है, समझ लो थोड़ा सा। Na प्लस Cl माइनस प्लस होता है। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, उस दिन बताए थे ना, ये होता है 2 8 1, ये होता है 2 8 7। तो देखो जब भी कोई तत्व होता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, वो किसी से उधार लेते हैं या तो अपना त्याग देते हैं। तो ये देखो एक है, किसी को दे देगा तो इसलिए हमेशा ये क्या होता है, किसी को देता है तो इसलिए ग्राही होता है। ये ग्राही नहीं, दाता होता है, ठीक। लेता देता है ना,
और ये वाला लेता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ठीक। धनायन ऋणायन बोलते हैं, जैसे धनी आदमी है, कर्जा लिया है, तो ये वाला क्या करता है, इसको दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इनका भी लास्ट में 8 और इनका भी लास्ट में 8। इस तरह दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का। तो ये जो प्लस माइनस आपस में आयन आदान प्रदान हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं आयनों का आदान प्रदान, ठीक। वहीं पे यहाँ पे हुआ, इसका देखो डबल प्लस है, इस पे डबल माइनस होता है, तो डबल प्लस से डबल माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो आगे लिखो, इसी में थोड़ा सा नीचे लिख लो, बेरियम सल्फेट BaSO4 ब्रैकेट में, बेरियम सल्फेट ब्रैकेट में लिख देना BaSO4 के सफ़ेद अविलेय, बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। सफ़ेद अविलेय अवक्षेप, जो लास्ट में कोई चीज़ बचता है उसे हम अवक्षेप बोलते हैं। अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। हो गया। अब लास्ट में हेडिंग लिख लो, अब उपचयन एवं अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर का तिलक उत्तरी में पूछता है। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। इसमें फर्स्ट पहले हेडिंग लिख लो, उपचयन। ये वो इंग्लिश वाला लिए बुक आलोक, चलो उपचयन के बारे में जानेंगे, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन है जी, चलो ऑक्सीडेशन या उपचयन लिख लो। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, ठीक। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ लगा दिए पहले से ही ना 2CuO। हो गया, ये तीनों लिख लो इक्वेशन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन या उपचयन, ठीक। ध्यान से देखो जल्दी, इधर C है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पे देखो पहले कार्बन अलग था ना,
अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन शामिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ भी देखो Cu कॉपर अलग था, ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड था हाइड्रोजन के साथ मिलके, यहाँ भी देखो H2 अलग था तो यहाँ पे वो बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सब में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो जिस इक्वेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या उपचयन। जैसे आपसे कोई डिफिनीशन पूछ ले तो शॉर्टकट में बताना है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक, अब दूसरा लिख लो रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन। अपचयन, रिडक्शन, चलो इसी में हो गया। REDUCTION होता है। अब सही है ना, रिडक्शन। चलो इसमें लिख लो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास लिख लो इधर, ये रहेगा इसमें ना, ह्रास मतलब नष्ट होता है या कम होता है ना। कहते हैं जैसे कहीं घूम टहल रहे हो, कहते हैं हरासमेंट आ गया है, हरास हो गया है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ब्रैकेट ना समझ आए तो लिख लेना कमी। ठीक, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है या कमी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। ध्यान से देखो, CuO प्लस, जो नहीं आएगा वो अपना वीडियो में देख लेगा। ठीक, बाकी आप लोग आते हो तो डेली वैसे पढ़ाया जाएगा, बाद में जब रिवाइज होगा तो अपना देखेंगे। Cu प्लस H2O, अब इसमें से हम आप लोग से पूछेंगे। ठीक, इसमें आप लोग देख के बताओ किसमें अपचयन हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। पहले इधर वाला देखो फिर इधर वाला देख के बताओ, बोलो जल्दी। देखो यहाँ पे CuO था, यहाँ पे Cu हो गया, यहाँ पे H2 ओनली था, यहाँ पे H2O होएगा, तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ है या यहाँ, ये, हाँ ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था ओनली, ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही आपको एग्जाम में मतलब 4 विकल्पी भी देगा या कोई भी दे देता है, बोलेगा कि इसमें बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है क्या हुआ है, तो उसको लिखना पड़ता है, या तो डिफिनीशन डायरेक्ट पूछ लेगा तो डिफिनीशन लिख के उसका आप लोग एग्जाम्पल दोगे। कभी कभी एग्जाम्पल ही देके आपसे पूछता है। तो देखो ये हो गया ऑक्सीडाइज, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास होती है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ से कम हुआ है, तो यह क्या हुआ है, इसका नाम क्या था, रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन। चलो ठीक है, ठीक।
अब आ गया ना। चलो तो हम अपचयन उपचयन जान गए। चलो इसमें थोड़ा सा नीचे लिख लो। इस अवक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, इस अवक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, इस अवक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। इस अवक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। इस अवक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। हो गया। हाइड्रोजन उपचयित होकर, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। हाइड्रोजन उपचयित बनकर जल बनता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। ये हो गया। इस अवक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं। दोनों हो रहा है ना। इस अवक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। हिंदी में ही लिखो चाहे जो, बस जानते रहा करो दोनों का हिंदी इंग्लिश दोनों। इस अवक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। अवक्रिया कहते, इसे रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। हो गया। देखो ध्यान से। कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बन रहा है? कॉपर। ठीक। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन रहा है। तो इसमें देखो उपचयित वाले में क्या था? इसमें ऑक्सीजन की, यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ये वाला कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बन रहा है, ये वाला जल बन रहा है। तो इसमें देखो दोनों अवक्रिया होती है। जिसमें दोनों होती है उसे हम रेडॉक्स बोलेंगे। ठीक है। जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। अब आप लोग थोड़ा सा लिख लो। दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रियाओं का प्रभाव। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अवक्रियाओं का प्रभाव दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ, जो हमेशा होता है। दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रियाओं का प्रभाव लास्ट में देख लेना। देखो ध्यान से। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रियाओं का, नीचे लिख दे रहे हैं, अभी लिख लें का तो लिखो, हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रियाओं का प्रभाव। प्रभाव मीन्स क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, इंग्लिश में जान जाओगे, हिंदी में नहीं जानोगे ना, इफेक्ट पड़ गया। क्या जैसे? चलो अभी बताना सोच के। लिखो फर्स्ट हेडिंग लिखो संक्षारण। संक्षारण कोरोजन बोलते हैं ना। कहाँ है ये? लिख लेना सी। संक्षारण लिख लो कोरोजन, सी डबल एस आई ओ एन, डबल आर होता है, हम यहाँ कर रहे हैं। लिख लो चलो आगे। संक्षारण कोरोजन
जब कोई धातु ठीक, जब कोई धातु आर्द्रता जानते हो ना, ह्यूमिडिटी, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होकर संक्षारित हो जाती है, ऐसे लिखो, कमज़ोर होकर संक्षारित हो जाती है। ऊपरी परत कमज़ोर होकर संक्षारित हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? संक्षारण। चलो देखो ध्यान से, ये तो बताए ना, जैसे मान लो घर का कोई दरवाज़ा है बाहर वाला, ठीक, ये है, इसके आगे कोई छत नहीं रहता है, तो क्या होता है, बारिश होती है तो मतलब आर्द्रता मतलब नमी, बारिश हो रही, बार बार भीग रहा है ना, अम्ल के संपर्क में या वायु आर्द्रता के संपर्क में, ये सब धीरे धीरे क्या होता है, भीगता रहता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो ये रहता है, जैसे ये लोहा है, तो इसका धीरे धीरे इसमें मोर्चा लगने लगता है ना, तो मोर्चा लगेगा तो ये जो लोहा इतना मोटा था, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से टूटने लगेगा, तो उसे संक्षारित होके कमज़ोर होता रहेगा, इसी को बोलते हैं संक्षारण। अब ये नहीं दरवाजे वाला लोहा, सब लोहे, ठीक, और रेलवे का लोहा अलग होता है, लकड़ी की नहीं, लोहे की बात हो रही ना, मेटल्स की बात हो रही है। और देखो लोहा ही नहीं, जैसे और मेटल हैं, जो मेटल खराब होंगे वही होगा, किसी में मोर्चा लगेगा, किसी में काला हो जाता है। और देखो जो रेलवे का फेंका रहता है वो अलग होता है, वो मजबूत होता है ना, उसमें जंग नहीं लगता है, नहीं पटरी टूट जाएगी एक कई दिनों में। चलो एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। लोहे की वस्तुओं पर आप लोग से पूछेगा संक्षारण किसे कहते हैं, नई डिफिनीशन है तो बस बता देना कि यहाँ किसी मतलब धातु का जब ऊपरी परत संक्षारित होकर टूटने लगता है उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। आगे और लिख लो, चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत, परत मतलब परत, लेयर ना, ग्रीन लेयर ब्लैक लेयर, तांबे के ऊपर हरी परत, परत बोलते हो जिसे परत ना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये 3 एग्जाम्पल हैं, कल पूछेंगे, ठीक। पहला क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काली परत जमना और तांबे पर हरी परत जमना। चलो अब इसको भी देख लो, 2 तो 1 तो जानते हो ना। चांदी पर देखो, जो जैसे आप लोग तो गहना नहीं पहनते हो ना, हाँ, जो लेडीज होती हैं देखो क्या करती हैं, ब्रश लेके, ब्रश मंजन करने वाला, उसको लेके छुड़ाती है ना, तो काला काला हो जाता है। जितना चांदी का होता है धातु, मेटल जो होता है चांदी वाला, वो क्या होता है, काला हो जाता है। जब काला होगा, नहीं छुड़ाओगे, धीरे धीरे वो भी तो कम होता है ना, कहते हैं खिया गया है। जैसे सुनार को देंगे तो पहले कितने में लिया था, कहेगा कि इतना खिया गया, आप कम पैसे में देंगे ना, तो उसको थोड़ा धो माज के बढ़िया से बेचते हैं। या मान लो जैसे किसी का पुराना हो गया तो वही काली परत जम जाता है तो क्या होता है, कोरोजन होता है।
और देखो तांबा किसी घर में होगा, जैसे किसी मम्मी पापा के शादी में पहले मिलता था पुराने ज़माने में, किसी घर में ऐसे ऐसे कटोरे होंगे, तांबे के बर्तन बहुत देखो घर पे रखा होगा ना, एकदम पुराना बर्तन देखो कि घर पे रखा होगा, तो वो देखो तांबा होता है। देखो तांबे का तार देखो कैसा होता है, ब्राउन ना, लेकिन अब देखोगे तो उसमें एकदम संक्षारण हो गया होगा, हरा हरा हो गया होगा, या तो बिंदी बिंदी भी लग जाता है, या तो पूरा प्लेट ही ऐसे हरा हो जाता है। हाँ, तो जो तांबा होता है वो क्या होता है, हरे रंग का हो जाता है। चांदी जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। लोहे पे तो जानते हो मोर्चा लग जाता है उसी को। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, कोरजन। एक लास्ट हेडिंग लिख लो बस, एक और नीचे लिखो, नोट करके उसी में संचारण में नोट करके लिखो, नोट। यसद लेपन यसद लेपन विद्युत लेपन, कामा करके लिखना, यसद लेपन विद्युत लेपन, यसद लेपन विद्युत लेपन, यसद लेपन विद्युत लेपन और पेंट करके, यसद लेपन विद्युत लेपन और पेंट करके, हो गया। पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। यसद लेपन विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से मेटल्स या धातुओं को बचाया जा सकता है। देखो जैसे कोई पुराना हो जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि मतलब मेटल्स खराब ना हो, तो उसमें क्या होता है, यही में देख लो, जैसे चांदी ही जो पहनते हैं गहना होना, तो उसमें क्या करते हैं, पानी चढ़वा देते हैं ना। तो यही अगर उसको बचाना है तो उसके ऊपरी परत पे चढ़ा देते हैं, यसद लेपन होता है। विद्युत लेपन, जैसे कोई चीज़ विद्युत के द्वारा वो जो रहता है मशीन, जैसे गाड़ी वाड़ी पेंटिंग होती है तो होता है। और जैसे मतलब देखे हो ना, गाटर वोटर या तो लोहे का चीज़ जो होता है, पेंट ला के रंग दो तो क्या होगा, सबसे पहले पेंट खराब होगा तब वो होगा ना। तो ये सब करके यसद लेपन विद्युत लेपन और पेंट करके इन धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। आपको ऐसे पूछेगा संक्षारण किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल लिखो, ठीक। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संक्षारण बोल दिया, संक्षारण लिखना, एग्जाम्पल बोलेगा, एग्जाम्पल सही समझाइए, तो संक्षारण लिख देना। क्या होता है, ऊपरी परत जब आम्ल आर्द्रता के संपर्क में क्षय होने लगता है तो उसे हम संक्षारण बोलते हैं। एग्जाम्पल दे दो ना, लोहे पर जंग लगना, बाकी चांदी का काली परत हो जाना और तांबे का हरे परत हो जाना, ये संक्षारण के कारण होता है। या तो ऐसे पूछेगा संक्षारण के कारण क्या होता है, तब भी एग्जाम्पल बताओगे, ठीक। और कहेगा संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए, तो लिख देना संक्षारण को रोकने के उपाय हैं यसद लेपन विद्युत लेपन और पेंट करके धातुओं को बचाया जा सकता है। अब लास्ट हेडिंग लिख लो, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ओ लाइट चली गई, ट्रैक्टर जा रही है। चलो लिख लो, लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। वसायुक्त और वसायुक्त मतलब फैट वाला चीज़, जिसमें खाने पे फैट मिलता है ना। वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री, पूरी कचौड़ी पापड़ ऊपर जो खाते हो, वसायुक्त और लिख लो या एवं तैलीय खाद्य सामग्री। वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। वायु के संपर्क में आने पर
उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध, जिससे उनके स्वाद और गंध, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन या चेंजिंग हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। हो गया। चलो देखो ध्यान से, जैसे देखो गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक रखा है, जैसे मान लो कोई तेली या वसा युक्त जो मान लो जिसमें तेल वाला या घी वाला सामान हो खाने वाला, तो वो बहुत दिन से रखा रहेगा तो क्या हो जाता है, उसके स्वाद और गंध में चेंजिंग आ जाता है, तो वो खराब हो जाता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इस जैसे इससे बचाने के लिए क्या करते हैं लोग, फ्रिज में रख देते हैं ना, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, रिएक्शन, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शन। जो तेल या फैट वाला चीज़ होता है खाने वाला, वो वायु के संपर्क में आने पर उसमें कवक, फंजी, ये सब अलग अलग तरह के बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, वो खराब होने लगता है। इससे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो या कोई चीज़ सड़ ही जाता है ना, तो उससे बचाने के लिए क्या करोगे, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्या होगा, बाहरी वायु नहीं जाता है ना, इसलिए वहाँ पे ठंडा रहता है, नमी रहता है, तो इसलिए बचे रहते हैं। तो लिख लो आप लोग हेडिंग लास्ट में, विकृत गंधिता रोकने के उपाय, रेंसिडिटी रोक न हो इसके लिए क्या उपाय है, विकृत गंधिता रोकने के उपाय, रोकने के उपाय, विकृत गंधिता रोकने के उपाय। फर्स्ट हेडिंग लिख लो, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक, ऑक्सी लिख दें क्या, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। दूसरा लिख लो, वायुरोधी बर्तन में, वायु रोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन में रखकर, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री, खाद्य मतलब हाँ वो खाद नहीं खेत में छींटने वाला, खाद्य सामग्री, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी का मतलब जान रहे हो ना, जिसमें हवा ना जाए। जैसे मान लो रोटी ही जल्दी खराब होती है, टेढ़ मेढ़ हो जाएगी तो क्या करते हो, टिफिन में बंद कर देते हैं ना, बची रहेगी। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख कर। थर्ड लिख लो, 1 2 3, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त कर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, किसके द्वारा, नाइट्रोजन गैस द्वारा। फोर्थ लिख लो, एक और है शीतलन द्वारा, शीतलन, ये वाला तो सब लोग करते हो, शीतलन वाला। चलो देखो, प्रति ऑक्सीकारक का यूज करके वायुरोधी बर्तन में, जैसे किसी चीज़ में वायु न जाए उसमें रखकर नाइट्रोजन गैस का प्रयुक्त करके। देखो जितना भी हम लोग खाने वाला चीज़ होता है ना,
जैसे देखो नमकीन खाते हो या कोई भी चिप्स, जो भी चीज़ पैकेट में बंद करके आता है ना, बहुत दिन से बनता है ना, तो वो तेल से ही या तो किसी रिफाइंड से या घी से छना होगा ना। जो चीज़ बाज़ार में खाने वाला मिलता है पैकेट बंद रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो पता नहीं कितने दिन से पैकिंग होता है, 1 साल तक चलता है, तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसमें सब में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना। जैसे चिप्स लेते हो, इतना बड़ा पैकेट होता है 5 रुपए का ना, खूब खुशी रहोगे इतना फूल है, जैसे ही थोड़ा सा काटे सब गैस निकल जाएगी, इतना चिप्स बचेगा ना, घाटा लग जाता है। जिसमें सबसे क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन। आज से जान लो ना, जितने भी पैकेट होते हैं खाने वाले चीज़ों में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन। क्यों भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता ना, उस चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए वो सेफ्टी रहता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भर के फुला देंगे, थोड़ा सा चिप्स डाल देंगे। तो खाने वाली चीज़ों में नाइट्रोजन गैस पैकेट में रहता है, कोई नमकीन या बिस्कुट कुरकुरे कुछ भी हो। शीतलन द्वारा है तो जानते हो ना, फ्रिज में रख के शीतलन। बस चलो, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से चलो बता दे रहे हैं क्या क्या आप लोग जान चुके। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, बताओ कोई याद है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जल्दी जल्दी बोलो, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद उत्पाद पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद पदार्थ। रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल जल्दी बताओ। भोजन का पाचन, श्वसन, और लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। हो गया। अब रासायनिक अपक्रिया हम कैसे पता करेंगे कि हो रही है कि नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षण या टेस्टिंग। तो कौन कौन सा था, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, रंग में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण और गैस का उत्सर्जन। जब भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो गैस निकलता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, संतुलित करना ना। रासायनिक अपक्रिया संतुलन क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम होता है कि जो भी वस्तु न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न होती है, इसलिए जो इधर पदार्थ रहेगा अभिकारक और जो उत्पाद रहेगा उनमें परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए ना। अगर ये चीज़ से इस निर्माण हुआ तो जितना ये था उतना इतना रहना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना जरूरी है। और हम लोग पढ़े हैं समीकरण के बारे में कि इसमें जो अभिकारक पदार्थ होता है उसके जो मतलब अवस्था होते हैं उसके साथ दर्शाया जाता है। अगर सॉलिड है सॉलिड लिखा होगा, गैस है तो गैस। उसके बाद रासायनिक अपक्रिया को जो कम या तेज करते हैं उससे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, उत्प्रेरक। तो ये इनका काम क्या है, रासायनिक अपक्रिया को कम या तेज करना। ये कहाँ पे लिखे जाते हैं, रासायनिक अपक्रिया के समीकरण में तीर के ऊपर, ठीक, ऊपर या नीचे, दोनों। जैसे मान लो कोई चीज़ प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश, टेम्परेचर की उपस्थिति में हो रहा है टेम्परेचर, ताप कुछ भी, ठीक। चलो हो गया इतना। आप जल्दी से आ जाओ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहला था संयोजन अपक्रिया। अब देखो पहले संयोजन होगा ना, जब किसी अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अपक्रिया। जैसे मान लो दो चीज़ अलग अलग था, A + B, अब बन गया एक, ठीक हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट है वियोजन। वियोजन में क्या होगा, जब एकल अभिकारक पदार्थ
दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, उल्टा कर दो। सी मान लो एक है, दो पदार्थों में टूट गया, बस। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ऊष्मा क्षेपण। ऊष्मा क्षेपण तीन प्रकार से हम लोग जाने हैं। एक कौन था, विद्युत वियोजन। हाँ, वियोजन तीन प्रकार से था। उसमें प्रकाशीय वियोजन था, विद्युत वियोजन था, ऊष्मीय वियोजन था ना। मतलब टूटने के हिसाब से जो वियोजन अपक्रिया होती है उसको हम तीन पार्ट में और जाने हैं। पहला था प्रकाशीय वियोजन, जिसमें प्रकाश के द्वारा टूटेगा उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जिसमें ऊष्मा के द्वारा टूटेगा उसमें ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और जो विद्युत धारा के द्वारा टूटेगा उसे विद्युत वियोजन कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऊष्मा क्षेपण, जिसमें उत्पाद पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक। एक हम लोग पढ़े हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिसमें उत्पाद पदार्थ के किसी भी अपक्रिया होने में ऊष्मा को शोषण करता है ना, ऊष्मा को सोखता है, उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। और विस्थापन में तो अभी पढ़े हो ना, जब कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ, मतलब अभी अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। और द्विविस्थापन में, इसमें रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों का आयनों के आदान प्रदान से जो रिएक्शन होता है उसे हम द्विविस्थापन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़े हैं संक्षारण। जब कोई पदार्थ अम्ल, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी या एसिड के कारण वायु के संपर्क में आती है तो उसका ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होने लगता है और क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं संक्षारण या कोरजन। इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। चांदी की परत कैसी होती है, तेज से बोलो, ब्लैक या काली ना। तांबे की परत हरा रंग का हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखे हैं कि क्या होता है, संक्षारण को रोकने के उपाय कौन कौन है, यसद लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करके। ठीक, इतना हो गया। विकृत गंधिता लास्ट हेडिंग है, पूरा चैप्टर कंप्लीट। विकृत गंधिता क्या होता है, जब कोई पदार्थ मतलब वसा युक्त या तैली युक्त कोई पदार्थ बहुत समय से रखा रहता है तो क्या होता है, उसका स्वाद और खाने में चेंजिंग हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। इसका क्या करोगे, ऑक्सीरोधी उपयोग करके, उसके बाद वायुरोधी बर्तन में रख के, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, शीतलन द्वारा उपयोग करके। ठीक, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इतना फेयर चाहिए सब लोग का। ठीक, और स्टार्टिंग में क्या बताए थे, साइंस किसे कहते हैं, साइंस के कितने पार्ट हैं, जितने पार्ट हैं उनके खोजकर्ता, उसके बाद तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इतना चीज़ सब कंप्लीट होना चाहिए। और 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक और सिंबल याद कर लेना। ठीक, चलो इतना कल पूछेंगे।